जय हिंद साथियों। बिहार पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती जो कि 21,391 पदों पर आई है, उसके लिए आज की इस वीडियो में स्पेशल जनरल साइंस के प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को कवर करेंगे। और ये क्लास आपको डेली रात 8:30 बजे लाइव चैट के साथ मिलते हैं। तो चलिए फटाफट से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। निम्न में कौन लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक है? बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है। फटाफट से आप सभी आंसर बताइए। और देखिए, प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर बताना है ताकि आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी हो सके। तो चलिए आंसर कीजिए। निम्न में कौन लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक है? तो बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं आप सभी। लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? तो पारसेक होता है। अब देखिए, एक पारसेक बराबर पूछा जाता है कितना प्रकाश वर्ष होता है? तो एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। और एक प्रकाश वर्ष यानी एक लाइट ईयर की बात करें तो ये होता है 9.46 गुना 10⁻15 मीटर। इसे भी ध्यान रखेंगे, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय विकिरण में से किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है? बिल्कुल आप सभी को सोच समझकर आंसर बताना है। तो विद्युत चुंबकीय विकिरण में से किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है? तो सबसे अधिकतम ऊर्जा होती है गामा किरण की। याद रखिएगा, किसकी? गामा किरण की। लेकिन ऑप्शन में गामा किरण नहीं दिया हुआ है। तो गामा किरण के बाद कौन होता है? एक्स किरण। तो देखिए, एक्स किरण दिया हुआ है। तो डी ऑप्शन जो भी बच्चे बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। सबसे पहले ऊर्जा जो अधिकतम होती है गामा किरण की, उसके बाद एक्स किरण की। ध्यान रखेंगे। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सी या फिर कौन सा नहीं बदलता है? चलिए आंसर कीजिए। बिल्कुल एनसीईआरटी पर आधारित प्रश्न है। आपको बताना है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो क्या नहीं बदलेगा। तो यहाँ पर जो भी बच्चे आवृत्ति बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है, आवृत्ति नहीं बदलेगा। आगे देखिए, फ़ारेनहाइट पैमाने पर तापमान अगर 200 फ़ारेनहाइट है तो इसका मान सेल्सियस पैमाने पर क्या होगा? देखिए, इसके लिए हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था, C/100 बराबर क्या होता है? F-32/180। अब यहाँ पे देखिए 200 डिग्री क्या दिया है? 200 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो जहाँ पे F है आप लोग 200 रख दीजिए यहाँ पे। तो देखिए क्या हो जाएगा, सॉल्व करके बताते हैं। तो C/100 बराबर 200 - 32 और नीचे 180। अब ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। 200 में 32 को माइनस कीजिए और फिर 18 से डिवाइड करके 10 से गुना कर दीजिए। आपका आंसर आ जाएगा लगभग 93.3 डिग्री सेल्सियस। ध्वनि तरंगे किस गुण का प्रदर्शन नहीं करता है? चलिए 5 के लिए फटाफट से आंसर बताइए। और अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो हमने आपको पहले भी बताया है, ये जो ध्रुवन का गुण है ये ध्वनि तरंग इस गुण का प्रदर्शन नहीं करता है। ध्वनि तरंग ये अनुदैर्ध्य तरंग है जबकि प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग है। और ध्रुवन जो है ये प्रकाश तरंग का गुण है, ना कि ध्वनि तरंग का। और ध्वनि कभी भी निर्वात या फिर शून्य में गमन नहीं करती है। ध्वनि के गमन के लिए हमेशा किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है और ध्वनि सबसे अधिक ठोस माध्यम में चलती है। ध्यान रखेंगे। उसके बाद द्रव में और सबसे लास्ट में गैस में। आगे देखिए, ठोस आयोडीन का रंग कैसा होता है? तो दोस्तों ध्यान दीजिए, ठोस आयोडीन का रंग कैसा होता है? तो याद रखिएगा, बैंगनी भूरे से
थोड़ा कला, ये ठोस आयोडीन का रंग होता है, ध्यान रखेंगे। और आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो घेंगा रोग होता है। न्यूलैंड के अष्टकों के नियम में निम्न तत्वों में से निम्न में से कौन सा तत्व अंतिम तत्व था? यानी कि न्यूलैंड्स ने जो अष्टक नियम दिया था, इसमें बताना है कौन सा तत्व अंतिम तत्व था। तो ये था थोरियम। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और थोरियम का सबसे अधिक भंडार किस राज्य में है? तो केरल राज्य में है। सबसे अधिक रेडियो सक्रिय तत्व कौन सा है? तो यहाँ पर जो भी बच्चे रेडियम बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। रेडियम जो है सबसे अधिक क्या है? रेडियो सक्रिय तत्व है। और रेडियम की खोज किसने किया था? तो मैडम क्यूरी ने किया था। लार की प्रकृति कैसी होती है? आप लोग कमेंट करके बताइए, सबसे अधिक समस्थानिक वाला तत्व कौन सा है? तो लार की प्रकृति कैसी होती है? बहुत ही सिंपल है। लार की प्रकृति जो है अम्लीय होती है, इसे आप सभी ध्यान रखेंगे, अम्लीय होती है। ताजमहल के पीला होने के लिए निम्न में कौन जिम्मेदार है? तो ताजमहल के पीला होने के लिए निम्न में कौन जिम्मेदार है? तो याद रखिएगा सल्फर डाइऑक्साइड। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, सल्फर डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो ये ग्रीन हाउस गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी है, कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में कितना प्रतिशत है? तो 0.03%। अंगूर में प्रमुख रूप से निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? चलिए 11 के लिए आंसर बताइए। और दोस्तों, अगर आप लोग सच में इस बार बिहार पुलिस का एग्ज़ाम निकालना चाहते हैं तो जो नीली वाली लुसेंट थ्योरी का बुक है, एग्ज़ाम से पहले आपको पूरा लुसेंट को समाप्त करना होगा। आप लोग एक टारगेट फिक्स कर लीजिए, डेली आपको 1 से 2 चैप्टर पढ़ने हैं। और अगर आप लोग वीडियो के माध्यम से पूरा लुसेंट समाप्त करना चाहते हैं तो मेरे दूसरे चैनल जो कि दिवाकर स्टडी IQ के नाम से है, डेली शाम 7:30 बजे उस चैनल पर लुसेंट बुक से टॉपिक वाइज GK GS सीरीज को स्टार्ट किया गया है, जिसमें कल हड़प्पा सभ्यता एवं सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ाया गया था और आज पढ़ाया गया है वैदिक सभ्यता के बारे में। तो डेली आप सभी उस क्लास को अटेंड करें। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? सही जवाब इसका है ऑप्शन सी, टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल किस में मिलता है? तो ये मिलता है टमाटर में, आप सभी जानते हैं। लैक्टिक अम्ल दही में मिलता है। और ये जो टार्ट्रिक अम्ल है ये सबसे ज़्यादा इमली में मिलता है, टार्ट्रिक अम्ल। लेकिन यहाँ पे अंगूर दिया है तो अंगूर में भी टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा इमली में। अम्ल वर्षा वायु में किसके अधिक सांद्रण के कारण होती है? और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, फटाफट से आप सभी सेशन को लाइक करें। तो अम्ल वर्षा वायु में किसके अधिक सांद्रण के कारण होती है? तो इसका सही जवाब है सल्फर का ऑक्साइड होता है और नाइट्रोजन का ऑक्साइड यानी SO2 और NO2 के कारण होता है, ध्यान रखेंगे। वनस्पति तेलों को संतृप्त वसाओं में परिवर्तित करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें प्रयोग किया जाता है हाइड्रोजन गैस का। अब हाइड्रोजन की बात करें तो इसको भविष्य का ईंधन माना गया है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, कौन कौन से हैं? H11 इसको बोला जाता है प्रोटियम, H12 ये है ड्यूट्रियम और H13 ये क्या है? ट्राइटियम। और ये जो तीसरा समस्थानिक है ट्राइटियम, ये रेडियो सक्रियता को प्रदर्शित करता है, इसे भी ध्यान रखें। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है? बिल्कुल एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है, आंसर बताइए। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है? तो याद रखिएगा ये है तिल्ली, जिसको स्प्लीन भी कहा जाता है। तो डी ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। अब देखिए अग्नाशय ग्रंथि की बात करें तो ये है मिश्रित ग्रंथि।
अग्नाशय ग्रंथि को मिश्रित ग्रंथि भी कहा जाता है। यकृत ग्रंथि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। राइबोजाइम्स होते हैं, आंसर बताइए, राइबोजाइम्स किसमें होते हैं? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा, आरएनए में। बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है राइबोजाइम्स, ये आरएनए में होते हैं, ध्यान रखेंगे। और देखिए एंजाइम की बात करें तो सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं। एग्जाम में प्रश्न बनता है कि सभी एंजाइम क्या होते हैं, ऑप्शन आपको दे देगा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा। तो याद रखना है सभी एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। और एक अपवाद है राइबोजाइम्स, ये क्या होते हैं, आरएनए होते हैं, बाकी सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, ध्यान रखेंगे। लंबाई का सबसे छोटा मात्रक निम्नलिखित में कौन है? तो लंबाई का सबसे छोटा मात्रक होता है नैनोमीटर। तो सही जवाब है डी ऑप्शन। और 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻⁹ मीटर, इसे भी ध्यान रखें। आगे देखिए ध्वनि प्रदूषण की यूनिट क्या है? तो ध्वनि प्रदूषण की यूनिट क्या है? यहाँ पर सही जवाब क्या होगा, डेसिबल। आगे देखिए जरा दृष्टि दोष के उपचार में निम्नलिखित में कौन सा प्रयुक्त होता है? तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, जरा दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है? तो बाईफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष की बात करें जिसको मायोपिया कहा जाता है, उसमें अवतल लेंस का यूज होता है। और दूर दृष्टि दोष जिसको हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है, उसमें उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। ऑक्सीकरण है क्षति, यानी कि ऑक्सीकरण होने से किसकी क्षति होती है, आपको बताना है। तो बहुत ही सिंपल है, ऑक्सीकरण के कारण इलेक्ट्रॉन की क्षति होती है। एक एवोगाड्रो संख्या का मान क्या होगा? तो दोस्तों एक एवोगाड्रो संख्या का मान क्या होगा, याद कर लीजिए 6.022 गुना 10⁻23, ये एक एवोगाड्रो संख्या का मान है। सोडा वाटर क्या है? चलिए आंसर बताइए, सोडा वाटर क्या है? तो यहाँ पर 22 का आंसर क्या हो जाएगा, गैस द्रव का विलयन है सोडा वाटर, ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है। काष्ठ कोयला बनाने के लिए लकड़ी को जलाते हैं किसकी उपस्थिति में? तो देखिए काष्ठ कोयला बनाने के लिए लकड़ी को जलाया जाता है वायु की अनुपस्थिति में, ना कि उपस्थिति में। तो सही जवाब जो ही बच्चे सी बता रहे हैं सही है आपका। पीबी किससे निष्कर्षित होता है? चलिए आंसर कीजिए 24 के लिए, पीबी जो है ये किससे निष्कर्षित होता है? तो यहाँ पर 24 का आंसर क्या होगा, गैलेना, ये गैलेना से निष्कर्षित होता है पीबी, ध्यान रखेंगे। आगे देखिए धातु कर्म एक प्रक्रिया है, सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। धातु कर्म एक प्रक्रिया है, तो याद रखिएगा अयस्क से धातुओं को निकालने की यह प्रक्रिया है धातु कर्म। पौधों की वृद्धि के लिए सबसे महत्वपूर्ण यौगिक निम्नलिखित में कौन है? तो पौधों की वृद्धि के लिए सबसे महत्वपूर्ण यौगिक कौन सा होगा? तो ये होगा नाइट्रोजन। और वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत क्या है? तो ये 78% के आसपास है। आगे देखिए निम्नलिखित एसआई यूनिटों में कौन से सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है, बिल्कुल सही है। बल का न्यूटन होता है, द्रव्यमान का किलोग्राम, लेकिन दाब का डाइन नहीं होता है, दाब का पास्कल होता है। तो डी ऑप्शन जो है ये सुमेलित नहीं है। सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? तो सही जवाब है डी ऑप्शन,
9 संचालकों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है सोनार को। यदि धरती की घूमने की गति बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे वजन से मतलब है भार, ना कि द्रव्यमान। द्रव्यमान कहीं भी चेंज नहीं होता है किसी भी वस्तु का, चाहे आप उसको कहीं भी ले जाए, चेंज होता है वजन यानी कि भार। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, घट जाएगा। त्रिविमीय चित्र लेने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग होता है। तो देखिए 3 डायमेंशनल पिक्चर लेने के लिए किसका प्रयोग होता है, तो याद रखिएगा होलोग्राफी का प्रयोग होता है। जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखाती है, इस घटना का कारण क्या है। तो इस घटना का कारण क्या है, व्यतिकरण, प्रकाश का व्यतिकरण, ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, तो सही जवाब है सौर सेल। किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर क्या होता है। तो ध्यान दीजिए, किसी अर्धचालक का प्रतिरोध जो है ये गर्म करने पर क्या होता है, घटता है, याद रखेंगे। इंटरनेट पर www का अर्थ क्या है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, इंटरनेट पर www का अर्थ होता है वर्ल्ड वाइड वेब। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। जंग लगने पर लोहे का भार पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो बहुत ही सिंपल है, इसका सही जवाब है भार जो है वो बढ़ जाएगा। ट्रांसफार्मर का क्रूड निम्नलिखित में किसका बना होता है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन उल्टा पुल्टा है, इसको सही कर लेंगे। ऑप्शन ए में है कॉपर, बी में है सिलिकॉन इस्पात, यहाँ पर इस्पात होगा, और सी में एल्यूमिनियम, और डी में है क्या, पीतल। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका सिलिकॉन इस्पात। आगे देखिए, रबड़ को वल्कनित करने के लिए प्रयुक्त तत्व कौन सा है। तो ये भी बहुत सिंपल है, रबड़ के वल्केनाइजेशन में प्रयोग होता है सल्फर का। निम्नलिखित में कौन सा एक न्यूक्लियॉन नहीं है। तो इनमें से कौन न्यूक्लियॉन नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियॉन नहीं है, ध्यान रखेंगे। पॉजिट्रॉन की बात करें तो इसकी खोज किसने किया था, एंडरसन ने। एल्यूमिनियम किससे प्राप्त किया जाता है। तो दोस्तों एल्यूमिनियम किससे प्राप्त किया जाता है, तो यहाँ पर 39 का आंसर क्या होगा, बॉक्साइट से। और बॉक्साइट का सूत्र क्या होता है, तो Al2O3 इंटू क्या होता है 2H2O, ये बॉक्साइट का सूत्र है। मानवों में स्वादेंद्रियां का पता लगाते हैं, यानी कि मानवों में स्वादेंद्रियां जो है ये किसका पता लगाते हैं, स्वाद का, गंध का, स्पर्श का या सुनने का। तो मानवों में जो स्वादेंद्रियां होती है ये स्वाद का पता लगाती हैं। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही आंसर है। तो चले दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।